बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन की लास्ट एक्सरसाइज 7.10। 7.10 एक्सरसाइज, जैसा कि आपको पता है, हमने इससे प्रीवियस कॉनिक्स के जितने भी सेक्शन थे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सारों को डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारों का एक गट्ठी एक एक्सरसाइज में एप्लीकेशन देखेंगे कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। इसके एग्जांपल तो इनफाइनाइट, आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट एग्जांपल है, आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ पे एक दो क्वेश्चन जो है वो हर एक कोनिक सेक्शन के डिस्कस करने हैं। सर्कल के भी दो डिस्कस करेंगे, पैराबोला की भी दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इलिप्स की भी दो करेंगे और हाइपरबोला की भी दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, यानी उसकी दो एप्लीकेशन देखेंगे क्या एप्लीकेशन दी गई है। तो क्वेश्चन जो है आसान है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 7 को डिटेल में पढ़ा है, समझा है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाले और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आप ये देखेंगे कि कैसे ये इलिप्स जो है वो रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट कर रही है और कैसे ये इसके सेक्शन बन रहे हैं, उनकी क्या क्या फ़ायदे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास 1 और 2 जो है वो सर्कल से होंगे। इसी तरह से दो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट आगे जो भी हमारे सेक्शंस हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कह रहा है सेल फोन कंपनी, एक सेल फोन कंपनी है, हैज़ इंस्टॉल्ड 3 सिग्नल टावर। वो क्या करती है, 3 सिग्नल के टावर को इंस्टॉल करती है। किस लिए? एट ए बी सी डिफरेंट, उनके नाम हैं, डिफरेंट लोकेशन पे प्रोवाइड करेगी वो सर्विस। ठीक है, टू देयर कस्टमर, अपने कस्टमर को। टावर ए इज लोकेटेड, जो ए टावर है वो लोकेट है एट पोजीशन दिस। अच्छा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन, ये इसकी स्टेटमेंट बड़ी होती है। स्टूडेंट अक्सर स्टेटमेंट को देख के ना घबरा जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये तो एग्जाम में बड़ा तंग करते हैं और ये ज़्यादा आसान होते हैं। अगर आप इनको 2 बार पढ़ लें तो आपको समझ आ जाती है कि क्या वो कह रहा है। तो इसके ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो ज़्यादा ईजी होते हैं कि अगर सिंगल एक लिख दिया जाए कि इस फंक्शन के इंटीग्रेट करें तो वो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की, बस इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट दी होती है तो इसमें बहुत सारे आंसर इसके अंदर ही छुपे होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ए जो टावर है उसको उसने लोकेट किया इस पोजीशन पे, और एंड कवर एन एरिया, वो जो टावर उसने लोकेट किया है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, अप टू 8 किलोमीटर। बस यहाँ तक अगर इसको आप समझे, कॉमन लग गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। इसको समझ आ गया तो फिर आगे चलेंगे। अब मतलब ये है कि अगर सपोज करें कि आपके इर्द गिर्द जो है वो कोई सर्विस का टावर है, तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल स्प्रेड करेगा, वो जो सिग्नल देगा आपको, प्रोवाइड करेगा, वो क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में होंगे या राउंड होगा बिल्कुल, यानी अपने चारों गिर्द एक जैसे सिग्नल देगा। तो बिल्कुल चारों अपने तरफ जो है वो एक जैसे सिग्नल देगा। इसका मतलब ये एग्जाम्पल बनने जा रही है सर्कल से। तो इसका सोल्यूशन आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज कि हमारे पास एक ये इस तरह सा सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस उसने दिया हुआ है कि वो आप क्या कर रहे हो कि वो कवर कर रहा है इतना एरिया, यानी 8 किलोमीटर तक वो कवर कर रहा है, यानी सेंटर से लेके, या आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो है वो पोल है या जिसको हम कहते हैं टावर है, और इसकी लोकेशन जो है वो -2,10 दी गई है। ये आपको लोकेशन दी गई है। ठीक है, अब ये सपोज करें कि यहाँ पे जो है वो टावर है और इसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया बनता है, ठीक है, ये जितना जिसको आप कह सकते हैं रेडियस बनता है, ये कितना उसने दिया हुआ, कहता है 8 किलोमीटर जो है वो सिग्नल को स्प्रेड करेगा ये जो टावर है। अब ये सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, चारों तरफ। ठीक है, तो सारी डायरेक्शन में ये जो सिग्नल है ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है टावर बी, इसका हम नाम लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो है ए की बात हो रही है, टावर ए की। इसी तरह कहता है टावर बी इज लोकेटेड एट, सिमिलरली आप इसी तरह से एक और सर्कल बनाएंगे और वो जो सर्कल है उसका जो पॉइंट है वो बी है, और बी पॉइंट पे वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे लोकेट किया गया है, -3,5 पे। कहता है एंड कवर एन एरिया अप टू 6 किलोमीटर, और ये क्या करता है 6 किलोमीटर तक जो है वो सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट कहता है कि एक और टावर है सी, और वो क्या करता है, वो किस लोकेशन पे लोकेटेड है, वो है आपके पास 10,-1 इस पोजीशन पे लोकेटेड है, और ये कितने सिग्नल को, कितने एरिया को कवर करता है, जहां तक ये सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करेगा वो है 5 किलोमीटर।
ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट थी। ये तीनों लाइनें लिखने का मतलब ये है, ठीक है। इसको हमने समराइज कर लिया ज्योमेट्री में। अब इसके बाद क्या करना है, अब एक मैन है इज स्टैंडिंग एट अ पोजिशन, एक बंदा है वो किसी पोजिशन पे खड़ा है, किसी पोजिशन पे वो अभी हमें नहीं पता, पोजिशन ऑफ ये उसने बता दी। उस बंदे की जो पोजिशन है वो है 12,3, यानी x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 3 है। इस पोजिशन पे अगर बंदा खड़ा हो, विच टावर विल प्रोवाइड सर्विस टू द मैन, तो कौन सा टावर जो है वो इस आदमी को सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। कंसेप्ट ये है, ये अगर सपोज जो मैन है उसको मैं कहता हूं कि वो अगर इस सर्कल के अराउंड, इस टावर के अराउंड अबाउट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इधर सपोज कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है 12,3, ये उसकी पोजीशन है उस मैन की। तो अगर इसका डिस्टेंस इससे, अगर इस पॉइंट बी से इस मैन का डिस्टेंस जो है, इसको मैं एम नाम दे देता हूं सपोज, ठीक है, मैन है, तो इसका डिस्टेंस इस बी से अगर हम डिस्टेंस लें, अगर ये 6 से कम आ जाए तो इट मीन्स ये टावर जो है, जो बी टावर है, ये इसको सिग्नल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अगर इसका डिस्टेंस बी का डिस्टेंस, अगर एम का डिस्टेंस बी के लेने से ज़्यादा आ गया, 6 से ज़्यादा आ गया, मतलब इसके रेडियस से बाहर निकल गया, तो फिर तो उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे। ये सारा कंसेप्ट है। इसी तरह आप ए से एम का भी, यानी एम सपोज करें यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है, एम का डिस्टेंस इस सेंटर, इस पॉइंट पोजीशन से लेंगे जो पोजीशन दी हुई है ए की। अगर डिस्टेंस 8 किलोमीटर से कम आ गया, तो इसके अंदर आ गया, तो इसमें मतलब जो ए है वो उसको सिग्नल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से सी में भी हम देखेंगे, एम का डिस्टेंस सी से लेंगे, अगर डिस्टेंस 5 से लेस आ गया, इट मींस ये सी जो है वो उसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा टावर जो है उसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, मैन की पोजिशन है वो है मेरे पास 12,3, और ए बी सी की पोजीशन आप लिख लें। ए की पोजीशन है -2 10, और बी की पोजीशन है हमारे पास, हमने क्या लिखी थी, -3 5, और सी की पोजीशन है 10, -1। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, एम से डिस्टेंस फाइंड करना है ए से, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, सिंपल। मैं इस एम को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ x1, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ y1। बाकी अब जो है वो चेंज होते रहेंगे, x2 y2, जब इससे लेंगे, जब इससे लेंगे, इसको x2 y2 कर लेंगे, जब इसका डिस्टेंस लेंगे इसको x2 y2 कह सकते हैं। आप इसको भी x2 y2 कह सकते हैं, ठीक, आपकी मर्जी है। चलें जी, अब अगर ये y2 है तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, प्लस फिर x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और स्क्वायर द रूट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 का स्क्वायर लेंगे, 49 आ जाएगा मेरे पास, प्लस 12 -2 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -14, और 14 का स्क्वायर लेके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। 14 स्क्वायर हमारे पास 196, तो 196 आ गया, और इसका लेना है हमने स्क्वायर रूट। तो आप इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं क्या ये डिस्टेंस इस ए की रेडियस से कम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप स्क्वायर रूट 49 प्लस 196 करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 15.6 पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 15.6 ये तो वैल्यू ग्रेटर हो गई इस रेडियस से, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर हो गई किससे, 8.8 किलोमीटर से, जो 8 उसने दिया हुआ था। इट मीन्स जो है ये जो पॉइंट एम है वो इस ए जो था, ये हमारे पास इस पूरे को हमने, ये जो था पॉइंट ये हमने ए कहा था, एम कहीं दूर है इससे, इस रेडियस से वो कहीं दूर है। इसका मतलब ये केस 1 में वो 8 आवर से सिग्नल उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट इसी तरह से आप चेक करते हैं एम का बी टावर से, ठीक है, यही कंसेप्ट है, बस आप इसी तरह से चेक करेंगे। तो अब इसको देख लें, यहाँ से y2 माइनस y1 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -3, और यहाँ से क्या आएगा 12 b है ये, हाँ सॉरी ये x, और ये -3 माइनस 12, और इसका लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर द रूट। अब इसको वैल्यूएट करें तो यहाँ से 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस -15, और -15 का अगर हम स्क्वायर लें तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ठीक है, जस्ट 15 का लेने 2 2 5 आ जाएगा, तो 2 2 5 स्क्वायर द रूट। तो ये वैल्यू हम देख लेते हैं पॉइंट्स में हमारे पास क्या आएगी, यानी स्क्वायर रूट आपने लेना है 2 2 9 का, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 15.1 आ रहा है।
इसका मतलब यहाँ पे उसने कहा था कि रेडियस कितना है, कितने टावर बी कितने एरिया तक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, 6 किलोमीटर तक। इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या आ गई, ग्रेटर आ गई 6 किलोमीटर से। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लास्ट चेक करते हैं एम सी का डिस्टेंस। तो यहाँ से आप सी ये समझ लें y2 है -1 और माइनस y1, तो ये आपके पास 3 है, इसका स्केयर प्लस फिर इसी तरह 10 माइनस क्या आएगा 12 आएगा स्केयर और स्केयर रूट। तो यहाँ से क्या आएगा -4 का स्केयर क्या होता है 16 माइनस का स्केयर प्लस यहाँ से -2 का स्केयर प्लस 4 और स्केयर रूट एज इट इज। तो स्केयर रूट 20, तो स्केयर रूट 20 देखते हैं किसके इक्वल आता है हमारे पास। तो स्केयर रूट 20 जो है वो मेरे पास आ रहा है 4.4। यस, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि 4.4 जो है ये वैल्यू जो है वो लेस आई है आपके पास। ठीक है, ये जो वैल्यू थी 4.4 ये लेस देन है किससे, 5 किलोमीटर से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस टावर सी प्रोवाइड द सर्विस। टावर सी जो है वो मैन को क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द टायर ऑफ अ कार, कोई कार है उसके टायर का रेडियस आपको दिया हुआ है 15 इंच। ठीक हो गया। एंड इट्स रिवॉल्व 1000 टाइम इन अ मिनट, और अगर 1 मिनट में 1000 टाइम रिवॉल्व करे तो आप बताएं व्हाट इज स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड क्या है। देख सकते हैं इस तरह की कितनी आप एग्जांपल बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल किसकी है, सर्कल की है। कैसे सर्कल की है, बात किसकी हो रही है, टायर की। और टायर की जो शेप होती है वो आपको पता है सर्कुलर शेप होती है। तो सपोज कि आपके पास जो है वो इस तरह का कोई टायर है, ठीक है, और ये टायर जो है मूव कहाँ पे करेगा, ये सपोज कर लें सरफेस है, रोड है, यहाँ पे मूव कर रहा है। अब इस टायर का रेडियस हमें पता है, यानी सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक जो फासला होता है उसको हम कहते हैं आर, और ये हमें पता है 15, और ये इंचेस में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंचेस लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक हो गया, इंचेस। अब क्वेश्चन में दिया तो उसने इंच में है, टाइम उसने दिया है मिनट में, लेकिन पूछा उसने किलोमीटर पर आवर में। ये चीज़ सिर्फ चेंजिंग वाली, और ये सारा काम फिजिक्स में है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, टाइम मिनट को आवर में, सेकंड को आवर में, ये उनको बड़ा अच्छा आता है। बाकी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल ये कंसेप्ट है कि वो ये कह रहा है कि ये 1 मिनट में 1000 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो आपने स्पीड निकाली। अब सिंपल बात जो है वो क्वेश्चन से देखेंगे, स्पीड का सर फार्मूला जो होता है वो ये होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। आप फार्मूला लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं किया हुआ आपने, तो फार्मूला लिखें, जो काम आपको आता है वो आप पहले कर लिया करें। तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। 2 चीजें निकालनी है आपने, आपकी मर्जी है टाइम पहले निकालें या डिस्टेंस पहले निकालें। तो अब आपने पहले देखना होता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। फार्मूला लिखें और फिर खुद पता चलेगा कि मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन में फार्मूला खुद आपको बताएगा अब हमने क्या फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि डिस्टेंस क्या से फाइंड होगा। देखें जी, सबसे पहले हम ये देखें कि इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अगर 1 रेवोल्यूशन का निकालूं तो ये होगा कि यहाँ से लेके कंप्लीट जब ये राउंड ट्रिप करेगा, यानी इसका बाउंड्री जो होगी वो जब ये रोटेट करेगा, तो एक कंप्लीट रोटेशन इसी कब होगी, जब ये पूरी इसकी जो है सरकमफ्रेंस आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ से सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब यहाँ से अगर हमें सरकमफ्रेंस का एरिया निकल आए, सरकमफ्रेंस की वैल्यू मिल जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन जो का उसका जो 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस वो हमें मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, देखें 2 पाई आर
बात समझ आ गई। ये 1 रेवोल्यूशन का मिल जाएगा। उसने कितनी कहा था, उसने 1000 कहा था, वो बात की बात है, पहले 1 का तो निकालें। यानी एक रेवोल्यूशन अगर एक बार टायर जो है रोटेट करे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस उसने दिया है। मसला ये है, उसने कहा था मुझे किलोमीटर में चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कन्वर्जन आनी चाहिए इंचेस से किलोमीटर में, और जो मुश्किल काम है ये याद करनी पड़ेगी आपको। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर 1 इंच की बात करूँ मैं, ठीक हो गया, ये इक्वल होता है 0.0254 मीटर के इक्वल। बात समझ, लेकिन उसे तो किलोमीटर में कहा था, तो किलोमीटर बनाना मुश्किल नहीं है। ये अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से इस मीटर को किलोमीटर बनाऊँ तो ये क्या होगा 0.054। अब मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ किलो और मीटर इसी तरह, के खुद से लिखा, के की वैल्यू क्या होती है 1000, यानी एक, यहाँ पे हम वो भी कन्वर्जन लिख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। दूसरे लफ्जों में इस के की जगह जस्ट क्या आया 1000 आया, बाकी 1 तो आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब के आपने खुद से लिखा है तो खुद से फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के रूल में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। के मल्टीप्लाई किया, के डिवाइड किया, के की जगह वैल्यू डिवाइड कर दी, ऊपर ये बन गया किलोमीटर। इसका मतलब 1 इंच में इतने किलोमीटर होते हैं। हमें कितने इंच दिए हुए थे 15 इंच। इसका मतलब आपके यहाँ से कह सकते हैं 15 इंच जो होगा, 15 इंच वो कितने इक्वल के इक्वल किलोमीटर के इक्वल होगा 15 मल्टीप्लाई 0.0254 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। ये आपके पास डिस्टेंस 1 रेवोल्यूशन का आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस मिलेगा। ये अब थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 रेवोल्यूशन का मैं निकाल लेता हूँ डिस्टेंस। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है, साथ साथ समझते जाएं। 2 पाई आर, 2 पाई कैलकुलेटर से भी लिख लें, और आर की वैल्यू जो है वो हमने ये निकाली है। यही तो आर था, ये बेसिकली क्या था, रेडियस था, 15 इंचेस उसने बताया था। तो आर की जगह हमने ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली है। जो हमें चाहिए थी वो क्या है 15 मल्टीप्लाई 0.0254 डिवाइड बाय 1000, और ये वैल्यू किस में है, किलोमीटर में है, ये याद रखिए। और यही हमें चाहिए थी, इसलिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दूसरी बात, हमें कितने रेवोल्यूशन का उसने कहा था 1000 का। तो 1 की अगर डिस्टेंस आ गया 1 रेवोल्यूशन का, तो इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 पे आ जाएगा। तो सिंपल अब इसको हम क्या करेंगे, 1000 रेवोल्यूशन का क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जिसको हम डिनोट कर लेंगे डिस्टेंस, जस्ट डी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये भी लिखा रहने दें। तो अब इसको जस्ट क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 पाई, ये वैल्यू मैं एज इट इज लिखता हूँ 0.0254 डिवाइड बाय 1000, और इसको अब मल्टीप्लाई करना किससे 1000 से, मल्टीप्लाई 1000। अब ये आगे किलोमीटर आप लिख सकते हैं कि 1000 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये 1000 से क्या हो गया कैंसिल, तो इसलिए पहले डिवाइड नहीं किया था क्योंकि कैंसिल हो जाना था। तो बेसिकली आपके पास डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड था वो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि ज़ुबानी तो ये चीज़ें याद नहीं होती। 2 पाई और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसे, 15 मल्टीप्लाई 0.0254। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.3938 अप टू सोन, इसी तरह आगे 9 फिर आ रहा है, कंटिन्यू है। तो आप बस 2 वैल्यूज भी लिखें तब भी इनफ है, ठीक है। ये डिस्टेंस मिल गया। तो अब डिस्टेंस तो आपके पास आ गया, अब मसला रह गया सिर्फ और सिर्फ टाइम का। टाइम निकालेंगे और अपना यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर। अब हम टाइम फाइंड करने लगे। टाइम मुश्किल नहीं है, टाइम बहुत आसान है कि टाइम 1 मिनट दिया हुआ है और पूछ रहा है आवर के अंदर बताओ। तो अब सबसे पहले हम ये कन्वर्जन देखेंगे कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं। ये तो सारों को पता है 60 मिनट होते हैं, सिंपल। अब मुझे कितने मिनट चाहिए 1 मिनट, तो यहाँ से मैं 60 को उठाऊँ इस साइड पे ले आऊँ, उधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, यानी इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सपोज आप ये कह सकते हैं कि सर इसके साथ तो 1 है ना, 1 इधर ही रहने देता हूँ, 60 को साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से 1/60 आवर विच इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये भी हमें मिल गया कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 आर। दोनों वैल्यूज मिल गई, यहाँ पुट करें तो फाइनली स्पीड आपके पास जो है वो आ जाएगी। डिस्टेंस कितना निकाला था आपने 2.39389 डिवाइड बाय टाइम कितना निकाला 1/60।
अब ये 60 डिवाइड हो रहा है, 1/60 है, तो ये अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो क्या होगा, 1/60 को लिखूंगा 60/1। दूसरे लफ्जों में आप ये कहेंगे कि सर सिंपल इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो चलें जी, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर निकाला था 2.39389 मल्टीप्लाई 60, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 143, ठीक है, 143.63। अब टू सो ऑन है, तो 2 डिजिट भी लिखें तब भी जो है वो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट है। बुक में भी उसने 2 डेसिमल ही लिखे हैं, तो हम भी 2 डेसिमल तक ही लिखते हैं। तो ये किस में होगा, ये होगा बच्चों किलोमीटर पर आवर। इसी की सारी मज़ा से इतना काम हुआ, अदरवाइज़ ये तो कन्वर्जन ना होती तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला था। सिंपल आपने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना था। ठीक हो गया, तो ये इसमें देख सकते हैं कि सर्कल का कंसेप्ट यूज़ हुआ है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है, अ बैट्समैन हिट द बॉल। एक बैट्समैन है, बॉल को हिट कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको क्रिकेट का अगर शौक है तो उसका सारा सिनेरियो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर वो बैट्समैन बॉल को हिट करे और बॉल जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा 25 मीटर, इसके बाद क्या करेगा, ड्रॉप ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस, बॉल जो है वो ड्रॉप गिर जाएगा ज़मीन पे एट अ डिस्टेंस 80 मीटर, यानी 80 मीटर के फासले पे गिरेगा फ्रॉम द बैट्समैन से, यानी बैट्समैन ने जहाँ से हिट लगाई है उसके 80 मीटर डिस्टेंस के बाद जाके बॉल जो है वो ज़मीन पे गिरेगा। आपको कह रहा है एज्यूम द ओरिजिन एट द पोजीशन ऑफ बैट्समैन, यानी आप ये फर्ज करें कि बैट्समैन ने जहाँ से खड़े होकर हिट लगाई है वो ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन का मतलब एक्स पॉइंट भी 0, वाई पॉइंट भी 0। इसके बाद कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द बॉल। आपने बॉल के जो पाथ है उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो लिख के दें। तो ये अगर लिख दी तो आप मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन, उस मैन के लिए पॉसिबल है फॉर ऑफ हाइट, उसकी हाइट अगर 1.6 है, ये किसी और मैन की बात कर रहा है कि अगर उसकी हाइट 1.6 है उसके लिए पॉसिबल है टू कैच द बॉल, कि उस बॉल को कैच करें। तो ये इसकी ज्योमेट्री जो है मैंने आपके सामने बनाई है इसको समझने के लिए। और क्या कहता है, स्टैंडिंग 70 मीटर अवे फ्रॉम द बैट्समैन, ये जो मैन है ये इस बैट्समैन से 70 मीटर दूर खड़ा है, यानी बाउंड्री के करीब खड़ा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये सपोज करें कि ये बैट्समैन है और बैट्समैन कोई भी जो आपका फेवरेट है, बाबर आजम सपोज कर लेते हैं, क्या करता है, हिट लगाता है, और बॉल हिट लगाने के बाद बॉल क्या करती है, मूव करती है अपर डायरेक्शन में और मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम पॉइंट वो होता है उस पॉइंट के बाद बॉल दोबारा से क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। तो वो पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम पॉइंट सपोज कर लिया हमने ये है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम हाइट उसने क्या कहा था आपको, कितनी हाइट अटेन करेगा, 25 मीटर। तो ये उसने बॉल ने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। बाबर आजम साहब बड़े खुश हैं, इसका मतलब जो है वो बॉल जो है फील्डर से कैच नहीं होने वाली है। फील्डर बेचारा जो है वो उदास खड़ा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉल बहुत दूर है। ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिनेरियो वो भी आपको इसी तरह बनता नजर आएगा। तो देखें जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, बॉल यहाँ तक हमारे पास एंड ड्रॉप ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस, और बॉल जो है ड्रॉप होगी एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द, यानी इसके बाद उसने कहा था कि वो ओरिजिन पे खड़ा है। ये हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन को स्टेट में पढ़ते हुए कि ओरिजिन पे खड़ा है, और बॉल जो है वो ड्रॉप होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इस जगह तक 80 मीटर, यानी 80 मीटर का 6 उसने लगाया है। अब नेक्स्ट देखें, कह रहा था अज्यूम ओरिजिन, ये हमने कर लिया। अब कहता है आप इक्वेशन लिख के बताएं। अब इक्वेशन लिखने से पहले और हम इसके बाद जो नेक्स्ट केस है इसको देख लेते हैं, या पहले इक्वेशन लिख लें, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं तो जो है आधा काम हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये जो है ये पैराबोला की शेप है। पैराबोला की हमने 4 शेप पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था राइट साइड का पैराबोला, फिर पढ़ा था लेफ्ट साइड का। राइट साइड को लेके मैंने प्रूफ कराया था, फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये आप देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं एक्सिस आपको बनाऊं और बताऊं कि पैराबोला हमने कितनी शेप के पढ़े थे, सबसे पहले ये पढ़ा था राइट, फिर लेफ्ट, फिर अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड। तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। अब इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी, इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्स स्क्वायर क्योंकि आपको अगर याद हो इसको हमने प्रूफ किया था। प्रूफ क्या किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई का स्क्वायर था, इट मीन्स जो है एक्स जो है वो सिमेट्री होगा, एक्स एक्सिस सिमेट्री होगी उसकी। तो ये हमने प्रूफ किया था जब हमने
पैराबोला का कंसेप्ट जो है वो पढ़ा था। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड है, तो ये इक्वेशन इस केस में बनेगी। लेकिन ये इक्वेशन तब थी अगर पैराबोला जो है वो उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन हो, यानी ये इक्वेशन हम उस टाइम लिखते हैं जब ये पैराबोला जो है हमारे पास ओरिजिन से पास करे इस तरह से, यानी ये ओरिजिन पॉइंट है। तो इसी तरह से ये बाकी भी, ये भी अगर ओरिजिन से पास करता है, सपोज ये अगर यहाँ से पास करता है ओरिजिन से इस तरह से, तो ये इस पैराबोला की एग्जांपल होगी। इसी तरह नेक्स्ट में, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये इस पैराबोला का, देखें वर्टेक्स पॉइंट जो होता है वो ये पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट आप कह सकते हैं। तो अब इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, ये हमने फाइंड करना है, ये अभी हमें नहीं पता। तो ये पॉइंट पता चलेगा तो इसके बाद मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम पॉइंट या ओरिजिन या वर्टेक्स 0 0 था, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4ay लिख लिया था। लेकिन अभी हमें नहीं पता ये 0 पे, तो इसलिए जनरल इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे इस पाथ के लिए। ये नज़र आ रही है ये केस, इससे आपको ये समझ आ गया कि ये पाथ जो है वो डाउनवर्ड है और ये वाला केस बनेगा। लेकिन ओरिजिन का हमें नहीं पता, वर्टेक्स का हमें नहीं पता, तो क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, सिर्फ एच और के ऐड हो जाएगा, बाकी सेम है, -4a और y की जगह y माइनस के, ये एज इट इज़। यानी x में h ऐड होता है, y में k ऐड होता है। इन जनरल स्टार्ट से हमने सर्कल से ये कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सारों में ये केस किया। अब ये h और k जो है ये वर्टेक्स हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। h और k क्या है, वर्टेक्स, ठीक हो गया। अब ये हमें क्या करना है, देखना है पहले क्या आएगा। अब सपोज करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया था उसने, 80। तो मैक्सिमम पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, अगर मिड पॉइंट पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ भी 40 होगा और यहाँ से यहाँ फिर आगे ये भी कितना होगा, 40 होगा, तो तभी इसका मिड पॉइंट जो है निकलेगा। इसका मतलब ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछूं तो ये आप कहेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 40 और यहाँ से यहाँ फिर आगे क्या होगा 40, तो टोटल हो जाएगा 80। तो अब हमें x का कोऑर्डिनेट पता चल गया, y का कोऑर्डिनेट उसने ऑलरेडी बता दिया है 25 मीटर हाइट यानी अबव गया है। तो x की वैल्यू आ गई 40, सॉरी h की वैल्यू आ गई 40 और y की जो हम जिसको k कहते हैं वो वैल्यू आ गई 25। तो इस तरह से आपके पास h और k का आपको आइडिया पता चलेगा। ठीक हो गया, कंसेप्ट क्लियर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो x माइनस h की जगह क्या है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay माइनस k की जगह क्या है 25। अब आप यहाँ से आपने क्या करना है, a फाइंड करना है। जब a फाइंड हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो पहला उसने पूछा है आपसे। अब a कैसे फाइंड होगा, उसने ये बात कही थी कि ये जो है पास कहाँ से हो रहा है, एज्यूम करें ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये पैराबोला की जो इक्वेशन बनी है ये पॉइंट 0 0 को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से पास जो हो रहा है सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एज्यूमिंग, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। अब यहाँ पे x की जगह भी 0 पुट करें, y की जगह भी 0 पुट करें, तो 0 माइनस 40 का होल स्क्वायर -4a 0 माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से आप a जो है वो बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आएगी। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 और 1600 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 है तो स्क्वायर 2 0 हो जाते हैं, इक्वल टू -4a, यहाँ पे रह गया -25, माइनस माइनस प्लस कर लें, ठीक है, और प्लस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 100a। ये 100 मल्टीप्लाई साइड पे आगे डिवाइड, तो 0 ही कैंसिल होने, आप यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू आपको मिल गई 16। अब ये आप यहाँ पे पुट कर दें, इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें और यहाँ पे लिखें पुट इन 1। तो आपके पास पार्ट 1 का जो है वो आंसर आ जाएगा है x माइनस h की जगह 40, इसका स्क्वायर इक्वल टू -4a की जगह 16 और इसके साथ y माइनस 25। इसको सारा सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 40 इसका स्क्वायर इक्वल टू 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 y minus 25, which is your required equation of parabola,
या आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वेशन हमें मिल गई जो पाथ फॉलो कर रहा था बॉल। ठीक है, बॉल जिस पाथ पे गया और वो पाथ जो है उसकी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड हाफ है इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, उसमें आपसे ये पूछ रहा था कि क्या ये जो मैन है ये इसके लिए पॉसिबल है कि ये बॉल को कैच कर ले, इसकी अपनी हाइट कितनी है ये ज़रा लिख लेते हैं। इसकी अपनी हाइट जो है वो है 1.6 मीटर। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये इसकी पोजीशन क्या है, ये किस पोजीशन पे खड़ा है। पोजीशन के बारे में उसने कहा था आपको कि स्टैंडिंग 70 मीटर अवे फ्रॉम द बैट्समैन, बैट्समैन से 70 मीटर दूर खड़ा है। ये 0 है, चलते चलते यहाँ 40 हुआ था तो यहाँ पे आके 70 हो गया था। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बाकी डिस्टेंस पूछूं रिमेनिंग, तो वो आप क्या बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से। तो अब हमें ये पॉइंट पता चल गया। अब हमने ये करना है कि इस पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रा करके बताता हूं। ये इसका अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो वो एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया 70, वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता। अब वही कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाए, अगर वाई कोऑर्डिनेट 1.6 या इससे कम हुआ तो बॉल, इसका मतलब जो बैट्समैन जो मैन है वो उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। लेकिन अगर इसकी हाइट से बहुत ज़्यादा ऊपर से बॉल निकल गया तो वो तो फिर कैच नहीं कर सकता। तो ये इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट, तो अब बच्चों आपके पास x का पॉइंट है, y का पॉइंट निकालना है और पैराबोला की इक्वेशन ऑलरेडी पता है, तो जस्ट इसमें x का पॉइंट पुट करें, y का पॉइंट निकालना है, इतना सा काम है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x की जगह पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 70 इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में x की जगह 70 माइनस 40 इसका लेंगे स्क्वायर इक्वल टू -64 y माइनस 25। यहाँ से y हमें मिल जाएगा, तो ये 30 रह जाएगा, 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 आ जाएगा। -64 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड भी लेके जाएं, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 25 उस साइड पे ले जाएं प्लस। तो फाइनली आपके पास 25 माइनस 900 डिवाइड बाई 64। तो यहाँ से y का आंसर आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो 25 माइनस 900 डिवाइड बाय 64, तो ये बच्चों मेरे पास 10.9 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसकी तो हाइट 1.6 मीटर थी जस्ट, और ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 10.9 आ रही है, यानी इसको राउंड ऑफ अगर करें तो ये 11 आ जाएगी। ठीक है, 11 मीटर। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, टू मच ग्रेटर है, किससे, मेन की हाइट से, वो क्या थी 1.6। तो यहाँ पे आप लिखें फिर देयरफॉर जो कैच है वो से नहीं होगा, नॉट पॉसिबल टू कैच द बॉल फॉर मैन। आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि बॉल को वो कैच कर सके। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है प्लेइंग टीम कोचेज यूज पैराबोलिक शेप्ड एंटीना टू लिसन द कन्वर्सेशन बिटवीन द प्लेयर्स इन द ग्राउंड। कि आप सपोज करें कोई मैच हो रहा है, ठीक है, प्लेयर्स उसमें सपोज क्रिकेट मैच ही हो रहा है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने क्रिकेट के रिलेटेड किया, तो उसी को सपोज कर लेते हैं कि क्रिकेट का मैच हो रहा है और प्लेयर के दरमियान जो है गुफ्तगू को सुनने के लिए कोचेज़ क्या करते हैं, एंटीना यूज़ करते हैं और उसकी शेप क्या है, पैराबोलिक शेप है। अच्छा, अब ये पैराबोलिक शेप यूज़ करने की रीज़न ये भी आपको बताता हूँ। ये आपने पहले देखे होंगे, अभी भी कुछ लोग जो है वो इंटरनेट जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे डिश का यूज़ करते हैं। डिश में क्या होता है, डिश की अगर आप शेप देखें तो आपको एग्जैक्टली यही पैराबोलिक शेप नज़र आएगी। ठीक है, तो पैराबोलिक शेप में क्या होता है, यहाँ पे आगे एक एंटीना लगा होता है जो क्या करता है, जितने भी सिग्नल आ रहे होते हैं उन सारों को आके उस फोकस पॉइंट पे मीट करता है और वो
एंटीना ऐसी जगह पे सेट होता है, वो पॉइंट उसको फोकस होता है। और यही हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पैराबोला के ऊपर जो फोकस पॉइंट होता है उसमें जितनी भी आपके पास, आप सपोज करें लाइंस आ रही हैं या रेज आ रही हैं या सिग्नल आ रहे हैं, वो सारे आके मीट कहाँ पे करेंगे, फोकस पे करेंगे। तो इसलिए ये वाली शेप यूज़ करने का फ़ायदा ये है। दूसरी इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपको बताई थी कि अगर आप गाड़ी की देखें लाइट तो, या बाइक की, तो आपने देखा होगा पहले वो गोल शेप आती थी बिल्कुल इस तरह से कि सर्कल का ही आप समझ लें एक पार्ट है। तो इसमें जितनी भी उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जितनी बॉडी भी हिट करेंगी आके और बनाएंगी आके एक जगह पे फोकस, और जहाँ फोकस बनाएंगी वहाँ पे वो सारी लाइट्स क्या होती हैं, उस पॉइंट पे मर्ज होती हैं और वहाँ पे फिर आपको इमेज ब्राइट नजर आती है। तो ये पैराबोलिक शेप की ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इफ द एंटीना हैज़ द क्रॉस सेक्शन जो है उस एंटीना का क्रॉस सेक्शन एरिया वो 18 इंचज़ है। अब क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है कि उस जो पैराबोलिक शेप है उसके दरमियान जो कितना ये डिस्टेंस है टोटल, ठीक है, वो डिस्टेंस ये आपको दे दिया उसने 18, ये 18 उसने बता दिया आपको। एंड डेप्थ यानी उसकी गहराई कितनी है, ये आप सपोज कर लें यहाँ से उसने दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है आपको 4, कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं इस तरह से आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो है वो आपको 4 गिवन है, ठीक हो गया, ये ले, अब क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट कह रहे हैं देन वेयर द माइक्रोफोन शुड बी प्लेस्ड टू हेयर द, कि हम माइक्रोफोन को कहाँ पे प्लेस करें, जो आपको पहले बात बताइए कि वो एंटीना जो है उसको हम कहाँ पे प्लेस करें कि उसके जो आपकी जो सिग्नल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। यानी आपसे वो असल में क्या पूछा है, मुझे फोकस पॉइंट बताएं, दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल। तो आपको क्या करना है, फोकस पॉइंट निकालना है। अब फोकस सपोज कर लेते हैं कि फोकस पॉइंट इसका यहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फोकस पॉइंट यहाँ, एक यहाँ बात याद रखनी है, यहाँ पे फोकस नहीं बना देना, ये इसका पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ भी फोकस है जहाँ लाइन मिल रही है, फोकस कहीं आगे पीछे हो सकता है। तो ये सपोज कर लें इसका फोकस पॉइंट है। अब फोकस पॉइंट इस केस में ये जो हमने पैराबोला कंसीडर किया है, और ये पैराबोला मैंने बेसिक स्टैंडर्ड पैराबोला कंसीडर किया जिसको लेके हमने प्रूव किया था। आप चाहें तो अपवर्ड ले सकते हैं, लेफ्ट डाउन कोई भी ले सकते हैं। तो इस पैराबोला की शेप के ऊपर हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अच्छा y माइनस के, और वो चीज़ें k और h नहीं लिखेंगे, क्यों कि हमने ये पैराबोला कंसीडर किया है ओरिजिन से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो इसलिए y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला की इक्वेशन होगी इस पैराबोला की। ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं इसको। अच्छा, अब इस पैराबोला की इक्वेशन तो हमें पता चल गई। अब हमने ये करना है, ये फोकस का पॉइंट हमें चाहिए। फोकस के पॉइंट में क्या है, ए है, और ये ए कैसे मिलेगा, क्योंकि ये इस तरह का पैराबोला, इसमें वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होता है, ये आपको पता है। और जो इसकी x की वैल्यू है वो हमने a यानी फाइंड करनी है, वही आपसे पूछ रहा है। अब ये फाइंड कैसे होगी, इसके लिए अगर देखें, अगर मुझे a चाहिए, मुझे x मिल जाए, y मिल जाए, तो मैं a फाइंड कर सकता हूँ। अब x y का मतलब पॉइंट है असल में, कि है इस पैराबोला के ऊपर आपको कोई पॉइंट मिल जाए किसी भी जगह पे। ये पॉइंट तो हमें पता था ओरिजिन, इसकी वजह से हमने इसका h और k जो है वो 0 0 कर दिए, इसको हम यूज़ कर चुके हैं। अब इसके अलावा आपको इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट और चाहिए, वो आपको ये जो 2 वैल्यू दी है यहाँ से पता चलेगा। अब गौर से देखें, अब ये जो लाइन है ये आके इस पैराबोला इस पॉइंट पे मीट कर रही है, और ये पॉइंट आके इस पॉइंट पे लाइन जो इस पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट या इस पॉइंट की वैल्यू, सपोज इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ नहीं जाते, तो यहाँ पे x की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि सर ये लाइन x एक्सिस को जिस जगह पे क्रॉस कर रही है वही x की वैल्यू होगी। तो किस जगह पे क्रॉस कर, उसने क्या कहा था 0 1 2 3 4, उसने कहा था 4 इसकी डेप्थ है। इसका मतलब ये यहाँ पे x का 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है x का 4, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। समझ आ गई। अब सर y की वैल्यू चाहिए, तो y की आप ये देखेंगे ये कहाँ पे जा रहा है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो ये ओरिजिन यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट है, यहाँ से अपवर्ड 9 होगा और डाउनवर्ड पे क्या होगा -9 होगा। जैसे अगर यहाँ से भी मैं पॉइंट पूछूँ तो x तो सेम है 4 है, y की वैल्यू चेंज होगी ना, यहाँ पे +9 यहाँ पे -9, तो ये आप कहेंगे यहाँ पे -9 आ रहा है और यहाँ पे +9 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 0 से 9 और ये भी 0 से 9, टोटल कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। सिर्फ माइनस किस वजह से आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से आया। तो चलें जी, हमें ये पॉइंट मिल गया पैराबोला के ऊपर, यही तो चाहिए था, पॉइंट मिल गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे। तो y की जगह आपने पुट करना है 9 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a x की जगह पुट करना है 4। तो 4 4 16, इस साइड पे आके डिवाइड, तो ये 81 हो जाता है। a की वैल्यू आपके पास आ गई, ये ले। अब a की वैल्यू आई, यहाँ पे पुट करें तो पैराबोला की इक्वेशन आपको असल में मिल गई है
81 डिवाइड बाई 16 और ये एक्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 4 4 4 16, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 4x। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। और आपको क्या चाहिए, फोकस चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर फोकस, या जस्ट एफ लिख लें। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, 81 डिवाइड बाई 16 और कामा 0। तो यहाँ पे जो एंटीना को प्लेस करेंगे या माइक्रोफोन को प्लेस करेंगे तो आपके जो सिग्नल है, वो जो वॉइस है वो क्लियर आएगी। अब उसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पैराबोला के ऊपर जितने भी सिग्नल रिसीव होंगे, आगे जब इस बाउंड्री से टच करेंगे और इसके बाद आगे मीट कहाँ करेंगे, फोकस से गुजरेंगे। इसी तरह से सपोज़ यहाँ पे अगर कोई लाइंस आ रही हैं, कोई सिग्नल आ रहे हैं, तो आके कहाँ से मीट करेंगे, फोकस से गुजरेंगे। इसी तरह से किसी भी डायरेक्शन से आएंगे, ठीक है, तो आके मीट कहाँ पे करेंगे, आके फोकस से पास करेंगे, ठीक है। यही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस पैराबोला की। तो इसलिए ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर माइक्रोफोन को प्लेस किया जाए तो जो उनकी गुफ्तगू है जो प्लेयर्स हैं उनकी, तो वो सुनाई देगी। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा, इजी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कह रहा है मैन ए इज स्टैंडिंग एट वन फोकस ऑफ विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी जो है, इसके एक फोकस पे अगर एक मैन खड़ा हो विच इज 16 फीट फ्रॉम द नियरेस्ट वॉल, उसके करीब तीन जो दीवार है उससे उसका जो डिस्टेंस है वो अगर 16 फीट हो। द मैन बी इज स्टैंडिंग एट द अदर फोकस, और जो एक मैन बी है वो दूसरे फोकस पे खड़ा हो 100 फीट अवे, और उससे 100 फीट अगर दूर खड़ा हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ विस्परिंग गैलरी, आपने इस विस्परिंग गैलरी की लेंथ फाइंड करनी है। हाउ हाई इज द इलिप्टिकल सीलिंग एट द सेंटर, और सेंटर से इसकी सीलिंग में कितनी हाइट होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विस्परिंग गैलरी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इसको थोड़ा सर्च करें, ये आपका जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन होगा कि विस्परिंग जो गैलरी थी ये कहाँ पे है। और ये आप देखें कि ये 1675 टू 1710 तक इसको बनाया गया था इस गैलरी को, और इस गैलरी की जो पहचान थी, और ये कहाँ पे है, ये लंदन में है, ठीक है। इसको आप सर्च करें, आपको इसकी 3 डायमेंशन इमेज और बाकी स्टोरीज की आपको पता चलेगी। बताने का मतलब ये आप देखें कि 16 सेंचुरी की बात हो रही है, वहाँ उस टाइम जो है इसको क्या किया गया, बनाया गया, यानी उस टाइम भी ये मैथमेटिक्स ये लिप्स सेम ही था, ठीक है। तो ये चीज़ें ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग अभी पढ़ रहे, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो वो कह रहा है कि अगर इसको बनाया गया, और इसकी ये इम्पॉर्टेंट सी ये इसकी खसूसियत थी कि अगर आप इसके एक फोकस से खड़े होके खरगोशी से भी अब बात करते हैं, यानी विस्परिंग करते हैं, तो दूसरे फोकस पे खड़े बंदे को क्या हो जाएगी, आवाज़ उसकी पहुंच जाएगी। अब डिस्टेंस उनके दोनों के दरमियान कितना है, 100 फीट अप्रोक्सीमेटली। 100 फीट डिस्टेंस जो है वो कम डिस्टेंस नहीं है। तो ये इसकी क्या थी खसूसियत। अब ये इसकी खसूसियत क्यों थी, इसकी वजह क्या, आपने इलिप्स पढ़ी है, आपको इलिप्स का कंसेप्ट मैंने बताया है कि इलिप्स में जो फोकस दो बनाए जाते हैं ये इस तरह से होते हैं कि इलिप्स में किसी भी पॉइंट पे आप खड़े होके, या सपोज इस इलिप्स में आप कहाँ से, यहाँ पे अगर मैं बॉल है उसको रोल करूँ, तो आप अगर वो इस डायरेक्शन में रोल करेंगे तो जाके इस फोकस में गिरेगा। अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अगर बॉल को रोल करूँ तो वो इस फोकस में जाके हिट होगा। तो इसका मतलब ये दो फोकस ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से इस पूरे इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल शेप में जो भी आप साउंड वेव्स कह लें, जो भी वेव्स कह लें, या जो भी बॉल कह लें, वो जब किसी बाउंड्री से हिट करेगा दोबारा आके दोनों फोकस में से कहीं ना कहीं से पास करेगा, दोनों फोकस में से किसी एक में से। तो ये इसका कंसेप्ट था, और इसको यूज़ करके विस्परिंग गैलरी बनाई गई थी। अब उसी को उसने यहाँ पे आपको बताया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान सा है। आपको बस ये बताया उसने कि फोकस 1 से इस वाल तक का जो डिस्टेंस है वो 16 फीट है, और इस फोकस से फिर आगे जो दूसरा फोकस है उससे तक 100 फीट जो है वो अवे है। आपने लेंथ बतानी है। अब अगर इलिप्स आपने पढ़ी है तो आपको इलिप्स के केस के पता है कि जहाँ पे फोकस लाई करें उस एक्सिस को क्या कहते हैं, उस एक्सिस को हम कहते हैं फोकल एक्सिस, ठीक है। और फोकस एक्सिस की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ इसको क्या कहते हैं हम, मेजर एक्सिस कहते हैं। फिजिक्स हमने अभी इसमें इलिप्स में पढ़ा है। मेजर एक्सिस जो होता है इसकी लेंथ क्या होती है, 2a। ए क्यों कहते हैं, क्योंकि इन जनरल एक्स एक्सिस की बात है, और एक्स एक्सिस पे हमें ए एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, वाई तो 0 होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव ए है। तो यहाँ से अगर हम टोटल लेंथ निकालें तो यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ भी ए है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट की वजह से।
तो ए और ए कितना हो गया 2a, तो टोटल लेंथ आ जाती है मेजर एक्सिस की। और यही लेंथ जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ व्हिस्परिंग गैलरी, वो इस व्हिस्परिंग गैलरी की क्या है, लेंथ है। आप इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ व्हिस्परिंग गैलरी। ठीक हो गया, यही हो गया हमारे पास व्हिस्परिंग गैलरी की लेंथ 2a। और अब आ गई इसके बाद बारी हाउ हाई, यानी हाइट की बात हो रही है, कितना हाइट होगी, कितनी हाई होगी उसकी, वो सेंटर से लेके इसकी सीलिंग तक। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। और ये हमारे पास क्या है, b। इसका मतलब हमें b फाइंड करना है और a फाइंड करना है। a के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट उसकी लेंथ आ जाएगी। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, हमें गिवन है फोकस 1 और फोकस 2 के दरमियान डिस्टेंस। तो हम यही करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दो फोकस की बात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकाई। दो फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या गिवन है, 100 फीट। अब हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमारे पास होगा क्या, देखें यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, याद ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से यहाँ तक c है, इसी तरह यहाँ से यहाँ माइनस, ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, जैसे मैंने ये आपको बताया है 2a, यहाँ से यहाँ a है, यहाँ से यहाँ भी a है, लेकिन माइनस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो a क्या होगा, टोटल 2a। इसी तरह से यहाँ c, यहाँ से यहाँ c, तो टोटल कितना होगा, 2c हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, 100 आ गया। यहाँ से इजीली आप c बता सकते हैं 50। तो एक चीज आपको पता चल गई, c आपके पास आ गया 50 फीट। अब हम क्या फाइंड करते हैं, ए हमारे पास कैसे निकलेगा, सेंटर से लेके यहाँ तक फासला जो था फोकस 1 तक वो हमारे पास आ गया, सी की वैल्यू हमें पता चल गई, वो है 50। यानी यहाँ से यहाँ 50 है और यहाँ से यहाँ फिर क्या है आगे 16। तो टोटल ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 प्लस 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, 66 फीट। ये ए की वैल्यू आ गई। तो लेंथ निकालनी थी, लेंथ हमारे पास फिर क्या आएगी, टोटल लेंथ ऑफ व्हिस्परिंग गैलरी इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a आपके पास आ चुका है, a है 66, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 फीट जो है आपके पास आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी व्हिस्परिंग गैलरी की। तो ये आपके पास पार्ट 1 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है, वो मुश्किल नहीं है, वो हमें इलिप्स के केस में पता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें b निकालना है, c भी हमें पता है और a भी हमें पता है। तो b निकालना है, b को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो देयरफॉर बी स्क्वायर ए का स्क्वायर लेना है, तो a मेरे पास क्या है 66 का ले लें स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर लेना है, c का स्क्वायर आएगा 50 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल। और इसको कैलकुलेटर पे देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ। तो कैलकुलेटर से ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 8 स्क्वायर रूट 29 फीट, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आप कह सकते हैं कि आपके पास व्हिस्परिंग गैलरी की हाइट होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन 5 समझ आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन इलिप्टिकल शेप विद सन सेटिंग एट वन ऑफ इट्स 2 फोसाई। कि आपके पास इलिप्टिकल शेप है और उसमें 2 फोसाई होते हैं, आपको पता है। एक सपोज कर लें कि ये हमारे पास फोकस है, इसको F1 कह देते हैं, और एक ये फोकस है, इसको F2 कह देते हैं। अब वो कहते हैं इन दोनों फोकस में से किसी एक पे आपने सन को क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। तो सपोज कर लें इस फोकस पे हम क्या कर लेते हैं, सन को सेट कर लेते हैं। तो ये सपोज हमारे पास क्या है, सन है, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया, ये हमारे पास सन आ गया। इसके बाद कहता है द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज, तो नेक्स्ट हम इसके साथ जो डाटा गिवन है वो भी लिखते जाते हैं। इंसेंट्रिसिटी ई हमारे पास है 0.085। नेक्स्ट कहता है एंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी इस सन से जो प्लेनेट है उससे जो मिनिमम सबसे कम डिस्टेंस है। सपोज प्लेनेट जो है वो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होगा इस प्लेनेट का। ये जो प्लेनेट है इसका इस सन से जो डिस्टेंस है वो 105 मिलियन माइल्स है, ठीक है, ये मिनिमम। इसके बाद कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब आपसे पूछता है इस सन से मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक होगा किस प्लेनेट से। तो जारी बात है वो यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज एक प्लेनेट है, इसका डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास इस सन से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो, यानी इस पॉइंट तक जो है वो आपको
वो क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या है। इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है टोटल। तो देखें अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो ये क्या है, ये टोटल अगर देखें तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम लिख लेते हैं। तो ये टोटल कितना होगा, 2a होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 2a है। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से इस फोकस 1 से लेके इस प्लेनेट का डिस्टेंस जो कितना है 105, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमने उसमें फाइंड करने के लिए कहा है। क्लियर हो गया, ये इजी सा है कंसेप्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको जस्ट क्या चाहिए, ए मिल गया, यहाँ पुट करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब ए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम हेल्प लेंगे एक ई की, और एक यहाँ से कंसेप्ट आपको पता है कि जो इलिप्स होती है इसके यहाँ से इस पॉइंट सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं ए लिखूं टोटल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस पूछूं, यानी इस फोकस तक, यानी इस डॉटेड लाइन से, तो ये सेंटर से लेके इस फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, सी होता है। तो यही टोटल जो है वो हमारे पास ए है, ठीक है। ए इक्वल होगा किसके, यहाँ से यहाँ ओरिजिन से इस फोकस तक का सी का डिस्टेंस प्लस ये क्या है 105, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। इसको आप यहाँ से इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन 2 से आपने सॉल्व करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 E इज इक्वल टू 0.085, ई क्या होता है, सी ओवर ए होता है 0.085, और ए डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो 0.085 इंटू ए, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास सी की। इसको अगर पुट कर दें 1 में, पुट इन 1, तो फिर आपके पास यहाँ से क्या आएगा, a इज इक्वल टू सी की जगह पुट करना है 0.085 a, और नेक्स्ट क्या है प्लस 105। अब ये प्लस हो रहा है इस साइड पे आके माइनस कर लें, 0.085 a इज इक्वल टू 105, दोनों में से a कॉमन लेंगे तो 1 में से माइनस कर देना 0.85 इज इक्वल टू 105, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, उस साइड पे जाके डिवाइड कर दें 1 माइनस 0.085, तो यहाँ से a आपके पास है वो आ जाएगा जो हमें चाहिए था, और इस a को फिर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है जी, 1 माइनस 0.085, तो कंप्लीट मेरे पास आंसर आ रहा है 114.75, 2 डेसिमल तक लिखते हैं, इनफ है। इस a को अगर यहाँ पुट करें तो यहाँ पे फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या आएगा, 2a की जगह 114.75, और इसको माइनस कर देना है 105 से, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। क्या आंसर आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें 114.75 और इसको माइनस करना है 105 से, तो मेरे पास डिस्टेंस 124.5 विच इज़ योर रिक्वायर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट, इजी से क्वेश्चन है, जस्ट आपने इसको समझना है, डायग्राम बना ली तो फिर आपको क्वेश्चन जो है समझ आ जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है द कंट्रोल टावर्स आर लोकेटेड एट पॉइंट्स Q एंड R ऑन द स्ट्रेट शोर वेयर द x एक्सिस रन थ्रू। At same moment, both towers send a radio signal to a ship out at sea, each traveling at 300 मीटर पर माइक्रोसेकेंड। तो ये आपको यहाँ तक ये गिवन है कि आपको कह रहे हैं कि आपके पास 2 टावर हैं, एक Q है एक R है। Q जो है वो नेगेटिव साइड पे है, ये वैसे ही हमने ड्रा किया नेगेटिव साइड पे, और R जो है वो पॉजिटिव साइड पे, और ये एक स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस पे ये ड्रा होंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है बोथ टावर जो है सेम टाइम में सेंड करते हैं रेडियो सिग्नल किसको, शिप को, ठीक है। शिप आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, और क्या इसको सिग्नल भेजते हैं, और इसको इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है आपके पास वो 300 मीटर पर सेकंड जो चीज़ दी जाती है वो स्पीड दी हुई है। इसका मतलब आपको यहाँ से साथ साथ लिखते जाते हैं जो डाटा गिवन है, स्पीड गिवन है, स्पीड इक्वल है 300 मीटर माइक्रो पर सेकेंड,
ठीक हो गया। माइक्रो की वैल्यू जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए, माइक्रो होता है आपके पास 10⁻⁻6 के इक्वल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप देखते हैं द शिप रिसीव द सिग्नल फ्रॉम क्यू। शिप जो है वो क्यू से सिग्नल रिसीव करता है एंड 3 माइक्रो सेकेंड अर्लियर द मैसेज फ्रॉम आर। कहते हैं आर से मैसेज उसको भी रिसीव होता है, क्यू से भी रिसीव होता है, उसने कहा था सेम टाइम में, लेकिन क्यू से उसको 3 सेकेंड जल्दी रिसीव हो जाता है आर से। ठीक है, और नज़र भी आ रहा है ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसको जो मैसेज है वो 3 माइक्रो सेकेंड जो है वो जल्दी रिसीव होगा। Find the distance, find the equation of hyperbola containing the possible location of the ship। तो आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है। अब एक और पॉइंट देखें, इस इक्वेशन को अगर देख के आप ये कह सकते हैं कि ये ओरिजिन जो है इसका जो है वो 0 0 है। तो इस तरह की इक्वेशन जो हाइपरबोला की बनती है वो हमारे पास बनती है x² / a² - y² / b² = 1। इसका मतलब अब हमें दो चीज़ें चाहिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हमने S से Q का डिस्टेंस देखते हैं वो क्या है, और S से R का डिस्टेंस देखते हैं वो क्या है। तो S से Q का डिस्टेंस अगर हम निकालें, लेकिन हमें गिवन है स्पीड। अब स्पीड से डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को क्या कर दें, स्पीड से मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है, सपोज डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं एस का शिप का क्यू से। तो अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें टाइम से। ठीक है, तो यहाँ से एस से क्यू का जो डिस्टेंस आएगा आपके पास, स्पीड क्या है आपके पास, और सेम स्पीड थी 300 मीटर। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ लिख लेते हैं टाइम। और टाइम यहाँ से सपोज एस से क्यू जो है वो हमारे पास टाइम क्या होगा, वो उसने कहा था 3 सेकंड जो है 3 माइक्रो सेकंड अर्ली, जल्दी पहुंच जाता है। तो अगर एस से क्यू, एस से आर को मैं अगर टी टाइम क्या देता हूँ तो ये फिर 3 सेकंड जल्दी क्या होंगे, इसमें से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस एस से क्यू का टाइम क्या होगा, t-3। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ से एस से आर का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, वैल्यूज पुट करें। अब स्पीड तो सेम है 300 है, और टाइम अब यहाँ से यहाँ मैंने क्या लेट किया हुआ है, टी लेट किया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास एस आर भी आ चुका है। दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन अप्लाई करनी है बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जिसको लेके हमने इक्वेशन बनाई थी। हमने ये कहा था कि इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, उनका अगर डिफरेंस लें तो एस से आर का डिस्टेंस माइनस करें एस से क्यू के डिफरेंस को, डिस्टेंस को, तो उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आता है, फिक्स रेशो के जो हमने पढ़ी थी 2a। अब ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, नज़र आ रहा है डायग्राम से। तो यहाँ से इसको फिर पहले रखेंगे, इसको बाद में, ताकि आपके पास जो नेगेटिव है वो प्रॉब्लम ना करे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो आपका आंसर है माइनस आएगा, उसको फिर आपने एडजस्ट करना है। अब यहाँ से एस आर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, यानी 300t माइनस, अब एस क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 300 मल्टीप्लाई टी माइनस 3 इक्वल टू 2a। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 300t माइनस 300t से मल्टीप्लाई 300t, तो अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 3 3 900 इक्वल टू क्या है हमारे पास 2a। अब यहाँ से ये 300t कैंसिल, तो आपके पास 902 मल्टीप्लाई साइड पे आगे डिवाइड, देयरफॉर a आपके पास आ गया 450। अब ए हमें मिल गया, सी का हमें पहले से पता है क्योंकि फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है फोकस हम क्या लिखते हैं, c,0। तो सी इट मीन्स हमारे पास क्या है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर सी जो है वो हमारे पास 500 है। अब सी भी पता हो, ए भी पता हो, तो हम बी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर, ए को साइड पे जाके माइनस कर दें,
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। तो फाइनली बी की वैल्यू सी का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर माइनस 450 का स्क्वायर और स्क्वायर द रूट, देयरफॉर बी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास आ रहा है 50 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 19, 50 स्क्वायर रूट 19, 50 इंटू स्क्वायर रूट 19, डिवाइड नहीं था, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, अब बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, यही हमें चाहिए थी, दोनों वैल्यू आप पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में। तो फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, इट मीन्स 450 का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी क्या है 50 स्क्वायर रूट 19 और इसका लेंगे स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये वो आपसे कह रहा था कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मुझे फाइंड करके बताएं। ठीक हो गया स्टूडेंट, इजी है क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आ रही होगी। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है एन आर्किटेक्ट डिजाइन फॉर अ बिल्डिंग इंक्लूड सम लार्ज पिलर्स विद क्रॉस सेक्शन इन द शेप ऑफ हाइपरबोला, कि आपके पास कुछ पिलर्स हैं और वो इस तरह से उनको डिज़ाइन करना है कि उनका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो बनेगा हाइपरबोला। द कर्व कैन बी मॉडल बाय द इक्वेशन, जो कर्व है उसको इस इक्वेशन के थ्रू जो है मॉडल किया गया है, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, और जो यूनिट है वो सब किस में है, मीटर में है। ये डायग्राम आपने खुद बनानी है, क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, ठीक है। इफ़ द पिलर्स आर 4.2 मीटर टाल, यानी उसकी जो हाइट है पिलर्स की वो 4.2 मीटर हो, फाइंड द विड्थ ऑफ टॉप ऑफ ईच पिलर, यानी हर पिलर की जो टॉप है उसकी भी हाइट विड्थ फाइंड करें। आल्सो फाइंड द विड्थ एट द मिडल ऑफ द पिलर, और उस पिलर के मिडल पे भी जो विड्थ बनती है वो भी फाइंड करें। तो अब क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ गया, तो डायग्राम आप खुद बना सकते हैं। बात किसकी कर रहा है, हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला की अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन से आपको इसकी कर्व का आइडिया हो जाएगा, और इसमें देखें एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स ये आपको बताया था कि एक्स के अराउंड बनेगी। तो अब इसकी टॉप की विड्थ हमें चाहिए और मिडल की विड्थ चाहिए, ठीक है। ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो बिल्कुल सेम। अब सिंपल है, आपने पहले भी क्वेश्चन किया है कि क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो है वो एरिया आपको, या हाइट जो वो गिवन है 4.2। तो अगर मैं हाफ की निकालूं, यानी यहाँ से लेके इस लाइन तक एक्स एक्सिस तक, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2.1। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस हाइपरबोला पे इस पॉइंट पे वैल्यू पूछूं, तो एक्स की वैल्यू तो आप जो है वो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो आपको पता है वो है 2.1, ठीक है। लेकिन x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। वो हम आगे मेथड से यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो हम इस x की वैल्यू का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ है, इसको डबल कर लेंगे, टोटल टॉप की जो विड्थ है वो मिल जाएगी। अब आते हैं मिडल की विड्थ पे। ये बहुत आसान है, कैसे, अगर हम इक्वेशन को लिखें, इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 है, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर क्या है, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 है, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होता है फ्रॉम इक्वेशन से। अब ए अगर पता चल गया, तो अब आपको हाइपरबोला में ये पता है कि सेंटर से लेके यहाँ तक जो है होता है वर्टेक्स वो ए होता है, ठीक है। अगर ये ए है तो इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो आपको विड्थ मिल जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि विड्थ एट मिडल पे विड्थ फाइंड करनी कोई मुश्किल नहीं, आप सिंपल उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ए है तो इसको डबल कर लें, ठीक है। तो आपके पास ए तो आपने अभी इक्वेशन से निकाल लिया 4, तो 4 को पुट करेंगे, 4 2 8, तो ये आपके पास मिडल के ऊपर जो है वो विड्थ जो है वो आ जाएगी, और ये किस में होगी, मीटर में होगी, क्योंकि उसने कहा था सारी वैल्यूज जो है वो मीटर में है। ये आसान हो गया, क्लियर। अब देखें, अब नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x मिलने के लिए हमें तब मिलेगा जब ये पॉइंट्स अगर हम इस हाइपरबोला इक्वेशन में पुट कर दें। क्यों पुट कर दें कि ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में अगर मैं पॉइंट पुट करूं, तो x की जगह तो x ही है, y की जगह 2.1 पुट कर दूं, तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 ही लिखा रहने देता हूँ, माइनस y की जगह अगर मैं 2.1 पुट कर दूं, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, x मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको साइड पे शिफ्ट करें,
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1 माइनस अब साइड पे जाके प्लस 2.1, इसका लेंगे स्क्वायर डिवाइड बाई 9। 16 डिवाइड हो रहा है, इसी को इसी स्टेप में, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या कर दें, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे, और यहाँ पे वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, कोई मुश्किल काम खुद नहीं करना। यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है 1.49। अब क्या करेंगे, 1.49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो मेरे पास अब आंसर आ रहा है 23.84। अब हमने x फाइंड करना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसी आंसर का आप ले लें स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.88। तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, x की वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि ये पॉइंट आपको पता चल गया, या आप ये कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो लेंथ जो है आपको पता चल गई या विड्थ पता चल गई। अब ये x है तो ये भी कितनी होगी, ये भी x ही होगी। इसको डबल कर लें, जैसे हमें यहाँ से यहाँ जो है वो हमारे पास a था, इसी तरह फिर यहाँ से यहाँ भी क्या था, a था, तो ऐड करके या डबल करके हमने 8 बना लिया। तो यहाँ से फिर आप ये कह सकते हैं विड्थ एट टॉप विच इज इक्वल टू 2x, ठीक हो गया, या x प्लस x। तो x हमारे पास क्या आया 4.88। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9.76। ठीक है, आगे अप टू सो ऑन है, लेकिन हम 2 पॉइंट्स तक भी लिखें तब भी इनफ है हमारे पास। तो इसका भी यूनिट हमें लिखना पड़ेगा मीटर, क्योंकि उसने कहा था कि यूनिट जो है वो मीटर में होगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड क्या होगा, आंसर, और एक ये आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 7.10 एप्लीकेशंस थी इसकी कॉनिक सेक्शंस की। उम्मीद है आपको कॉनिक सेक्शन समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।